देखती हुई आग हुक्मरानों को दिखाई देती है और ना ही अवाम के बदनों में छुपा शोर उनके कानों तक पहुंचता है। बस अचानक अवाम के हुजूम का एक लावा उबलता है और फिर ना ताज रहता है ना तख्त। अमेरिका चाहता था कि वो बरसर इक़्तिदार रहे। इसे भी अपने पड़ोस में मौजूद इस आलमी ताकत पर ईमान की हद तक यकीन था। ऐसा यकीन कि जिसके बाद अवाम, उनके जज्बात और ख्वाहिशात सबकी हैसियत एक प्रेका जैसी महसूस होती है। 60 लाख आबादी का छोटा सा मुल्क और इस पर हुक्मरानी करने वाली 40,000 फौज, जिसे अमरीकी अफवाज की पुष्टपनाही भी हासिल थी और वो इसका कमांडर इन चीफ था। 27 मार्च 1952 को उसने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा और इक़्तिदार पर काबिज हो गया। उस मुल्क पर 1940 से आइन की हुक्मरानी थी। उसने आते ही आइन को मुअत्तल कर दिया, लोगों की मुंतखब असम्बली को खत्म कर दिया और अपने मंजूर नजर अफराद की एक 80 रुकनी मुशावरती कौंसिल बनाई, जिसके जरिए हुकूमत करने लगा। उस कौंसिल की अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो फौज के रिटायर्ड अफसरान थे। उसने अपने सियासी मुखालिफिन और आजादाना राय रखने वाले साहिबान इल्म को दबाने के लिए फौरी नौयत की फौजी अदालतें बनाई और इन्हें सजाएं देना शुरू कर दी। उसकी हुकूमत का मकसद मुल्क में जमहूरियत, अवाम की फलाह या तरक्की हरगिज नहीं था, बल्कि उसने इक़्तिदार पर कब्जा ही इसलिए किया था ताकि वहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम की जाए जो अमरीकी पॉलिसी साजों के सामने झुकी झुकी और मरूब नजर आए और हर मामले में अमरीकियों के बताए हुए रास्तों पर गामजन हो। इसे अमरीकियों ने यह मशवरा भी दिया कि अवाम के लिए ज़बान और बयान की थोड़ी सी आज़ादी जरूरी है। इससे दिलों का गुबार निकलता है और किसी किस्म की इनकलाबी तहरीक का खतरा कम हो जाता है। उसने ऐसा ही किया, थोड़ी प्रेस को आज़ादी दी और जलसे जुलूस निकालने पर भी पाबंदी खत्म कर दी। फिर क्या था, आए दिन यूनिवर्सिटी के तलबा सड़कों पर निकलते, नारे लगाते और अपने गले बिठाते और घरों को लौट जाते। लेकिन उसने मजदूरों की हड़ताल पर पाबंदी आयद कर दी, क्योंकि वो समझता था कि इससे मईशत का पहिया रुक जाता है। ऐसे लोग जिन्हें अवाम के दुखों और तकलीफों से दूर का भी वास्ता नहीं होता, उनके नजदीक कौमी खजाने में दौलत का अंबार ही मईशत की तरक्की की बुनियाद होता है। उसके मुल्क में चीनी सबसे बड़ा जरिया आमदन थी। मईशत के माहिरीन ने इसे बताया कि अगर चीनी की पैदावार कम करोगे तो कीमत ज्यादा होगी, कारखानेदार खुशहाल होंगे और मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ेंगी। यूं जबरदस्ती चीनी की पैदावार 70 लाख टन से 50 लाख टन करवा दी गई, जिससे सिर्फ चंद लोगों की जेबें भर गईं और लाखों काश्तकार और मजदूर बेरोजगार हो गए। आमरों का एक और अलमिया ये भी होता है कि इन्हें खूबसूरत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें और प्लाजे ही तरक्की का मेयार नजर आते हैं। उस मुल्क में भी ऐसा ही हुआ। उसने शानदार अस्पताल और स्कूल बनाए जो प्राइवेट सेक्टर में थे और यूं अस्पताल आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए और वो सिसक सिसक कर मरने लगा। स्कूल सिर्फ उमरा और अशराफिया के बच्चों के लिए बाकी रह गए कि आम शख्स तो इनकी फीस अदा करने के भी काबिल ना था। न इल्म लोगों की दस्तरस पे रहा और न सेहत, और इन दोनों के साथ साथ बेरोजगारी ने लोगों को खुदकुशी की राह दिखा दी। ऐसे में 26 जुलाई 1953 को सेंटिगो के नजदीक मोनेका डाक बैरक पर तलबा ने हमला कर दिया। उन हमला करने वालों में 26 साल फेडरल कास्त्रो भी था। उसका अदालत में बयान, मुझे इस हमले पर तारीख माफ कर देगी, लोगों की जबान पर उसका ये जुमला आम होने लगा। आमरीत का कोड़ा बरसा। 90 दिन तक शहरों के शहर कर्फ्यू की जद में आ गए। तमाम आजादियां खत्म कर दी गयी। फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले कई सौ तलबा को 15 साल कैद सुना दी गई। अब इस हुक्मरान ने सुख का सांस लिया। यूं लगता था जैसे सब कुछ दब गया है। हासिल कंट्रोल में अवाम राजी बरजा हो गए हैं और खुश हैं। दरबारी खुशामदी तर्जिया निगार उस आमिर के कसीदे गाने लगे थे। कसीदे सुनकर उसे अवाम में मकबूल होने की ख्वाहिश ने आ घेरा। सियासी कैदियों को फराग दिली से मुल्क बदर होने की इजाजत दे दी गई। जो ना माने उन्हें मुसलसल कैद रखा। वो समझता था उसके नजदीक लीडर आंखों के सामने रहे तो दिल में बसते हैं, आंख से ओझल हो तो दिलों से भी गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं हो पाता कि नफरत और मोहब्बत तो इन तकलीफों, आजारों और बेचैनियों से जन्म लेती है जो लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं। मुतमईन डिक्टेटर जनरल बाटिस्टा ने इक़्तिदार की ठीक 7वें साल सदारती इलेक्शन का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब मुद्दतों के जख्म खोरदा लोग सड़कों पर निकल आए। उसने सबसे पहले कारोबारी तबके को पुकारा जिनकी जेबें इस आमरीत में फूल कर कुप्पा हो चुकी थी। सरमायादार अवाम की खौफ से खामोश रहे कि कहीं बाटिस्टा का साथ देने से अवाम इनकी फैक्ट्रियां न जला दें। ये मुल्क था क्यूबा, जिसके चर्च ने भी इसे तहरीक के लीडरों से
مفاہمت کے لیے کہا اور بتایا کہ ہم عوام کی نبض دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ اس نے جواب دیا، اپوزیشن میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، میری مسلح افواج اور امریکہ میرے ساتھ ہے، میں طاقتور شخص ہوں، یہ چند شرپسند ہیں جنہیں جب چاہوں کچل کر رکھ دوں گا۔ نومبر 1958 میں الیکشن تھے، فوج کو ہنگامے کچلنے کے لیے بھیجا گیا تو وہ اپنے ہی ہتھیار باغیوں کے حوالے کر کے واپس بیرکوں کو لوٹ آئی کہ اپنے ہم وطنوں پر گولی نہیں چلا سکتے۔ ایک چھوٹی سی غلطی اور طاقت پر اندھا اعتماد اسے الیکشن کے میدان میں لے آیا اور پھر باقی تاریخ کا حصہ ہے۔ الیکشن کا دن یوں تو عوام کی رائے کا دن ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس رائے کو طاقت سے بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو عوام سب کچھ الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ باٹسٹا امریکہ کی طرف لپکا، لیکن شاید اس نے گزشتہ 100 سال کی امریکی تاریخ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ جب کسی ملک میں عوام کا جمع غفیر اٹھتا ہے تو امریکہ سب سے پہلے اس جیسے آمروں سے آنکھیں پھیر کر دوسری سمت ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے دروازے کھٹکھٹاتا باٹسٹا مایوس و ناکام ہوا تو ایک دن 31 دسمبر 1958 کو رات کی تاریکی میں ملک چھوڑ گیا۔ 2 جنوری 1959 کی صبح طلوع ہوئی تو پورے ملک میں اس شخص کو اچھے نام سے یاد کرنے والا بھی موجود نہیں تھا۔ اقتدار کے ایوان اب پسے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ طاقت کے بل پر حکومت حاصل کر کے اقتدار کو طول دینے والوں کا ایک المیہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خاموشی اور صبر کو اپنی مقبولیت کا گراف سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یہ خاموشی اتنی مہیب ہوتی ہے کہ اس کے نیچے ابلتے آتش فشاں کی طرح دیکھتی ہوئی آگ حکمرانوں کو دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی عوام کے بدنوں میں چھپا شور ان کے کانوں تک پہنچتا ہے۔ بس اچانک عوام کے ہجوم کا ایک لاوا ابلتا ہے اور پھر نہ تاج رہتا ہے نہ تخت۔